नमस्कार, स्टॉक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत खई। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अमेरिकी फेड के भरोसे से बाजार ने लगाई ऊंची छलांग। सेंसेक्स निफ्टी 2% भागे। मेटल बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा मजबूती। शुरुआती मजबूती में रुपए ने गवाई और आखिर में मामूली कमजोरी पर बंद। कल आएंगे इन्फोसिस के नतीजे। पहली तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा 5% घटने का अनुमान। बेहतरीन रैली आज बाजारों में देखने को मिली है। न सिर्फ भारतीय बाजार बल्कि एशियाई बाजार, यूरोपीय बाजारों में भी आज अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया और निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल और बड़ा हर्डल 5,900 का उसको पार किया और उसके ऊपर जाकर आज बंद हुआ और काफ़ी समय तक उसके ऊपर ही आज कारोबार हुआ है। करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आज वॉल्यूम भी भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। ये काफ़ी सराहनीय है। लेकिन आज मिड कैप शेयरों ने कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, केवल 0.5% ही ऊपर जाकर बंद हुए हैं। यानी दिग्गजों में आज रैली देखने को मिली। सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली मेटल शेयरों में। और जिस तरह से कल बेन बर्नांकी जी ने बयान दिया कि यहाँ पर वो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए और कुछ और समय तक देखेंगे कि जॉब डेटा किस तरह से रिकवर होता है, उसके बाद ही क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम करेंगे। इन बयानों के चलते कमोडिटीज़ में एक अच्छी रैली देखने को मिली दुनिया भर के में और इसीलिए हमने देखा स्टरलाइट, सेसागोआ, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में एक बाउंस देखने को मिला। वैसे भी पिछले कई ट्रेडिंग से ये दिनों से ये शेयर पिटते हुए नजर आ रहे थे। बैंकिंग शेयरों में भी आज एक उछाल देखने को मिला। इंडसइंड बैंक के लिए काफ़ी बड़े ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया स्टॉक को रिजल्ट्स के बाद और आज हमने देखा दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक में भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिली। रेट सेंसिटिव की बात करें तो आज HDIL, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, DLF जैसे स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में IRB इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। NCC गैमन इंडिया भी बढ़त के साथ आज बंद होने में कामयाब रहे। काफ़ी सारे स्टॉक्स में खबरें थी। मैंगलोर केमिकल्स ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आज 10% तक की रैली देखने को मिली। दीपक के बाद जुआरी ने यहाँ पर फिर से हिस्सेदारी बढ़ाई है। करीब 3.5% और उनकी हिस्सेदारी बढ़कर अब 13.5% के आसपास हो गई है और एक टेक ओवर कैंडिडेट माना जा रहा है मैंगलोर केमिकल्स, इसीलिए यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। शासन फार्मा में कल 10% तक की रैली देखी गई थी और आज दूसरे दिन लगातार यहाँ पर 8% तक की बढ़त देखी गई। जैन इरिगेशन में भी खबरों के दम पर आज एक अच्छी रैली देखी गई। लेकिन आज कुछ ऐसे भी स्टॉक्स थे जो खबरों की वजह से दबाव में थे। वो खाद जिनके वालुज प्लांट को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न्स बने हुए हैं। STC जहाँ पर सरकार ने विनिवेश के लिए हरी झंडी दी कैबिनेट ने, ये स्टॉक करीब 5% नीचे बंद हुआ। लेकिन इन्फोसिस का स्टॉक इंपॉर्टेंट है, कैसे ट्रैक हुआ। आज करीब 1% ऊपर जाकर ये शेयर बंद हुआ है। कल इसके नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले ये शेयर पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होने में आज कामयाब रहा है। लेकिन बाजारों के आय की चाल कैसी रह सकती है, यही समझते हैं। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान। प्रकाश, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले बाजारों पर ही आपसे राय लेना चाहूँगा। जिस तरह से हमने देखा बेहतरीन कारोबार हुआ, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, 5,900 के ऊपर टिकने में भी कामयाब रहा निफ्टी। अब यहाँ से आगे की चाल कैसी रह सकती है? तेजी क्या लगता है बरकरार रहेगी? खैर मोमेंटम हेमंत जरूर बनता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिस हिसाब से आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, हमने देखा सिर्फ बर्नांकी के बयान से एक जो उम्मीद बन गई कि हो सकता है स्टिमुलस जारी रहेगा, QE3 जारी रहेगा, वो एक सरप्राइज सा मूव दिखा उस वजह से मार्केट में। तो मैं समझता हूँ आगे चल के भी पॉजिटिव बायस जरूर रहेगी, लेकिन अच्छी खासी वॉलिटिलिटी के साथ रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कहीं 50-60 पॉइंट निफ्टी गिर भी सकता है और उसी लिहाज से 70-80 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। बट द बायस शुड रिमेन अपवर्ड्स। अब मैं समझता हूँ 5980 एक बार क्रॉस करने के बाद थोड़ा मूव ये और भी मजबूत और डिसाइसिव हो जाएगा। प्रकाश, कल इन्फोसिस के नतीजे भी आने वाले हैं। काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स दिखाता है नतीजों के दिन ये शेयर। आपका क्या व्यू है, किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं इस बार और क्या अपेक्षा करनी चाहिए इन्फोसिस से? जहाँ तक नंबर से सवाल है, मैं सोचता हूँ करीब 5-5.5% जो ड्रॉप प्रॉफिटेबिलिटी में है वो एक्सपेक्टेड है और प्राइज्ड इन है मार्केट में। रेवेन्यू ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ग्रोथ जरूर दिखा सकेंगे रेवेन्यू के फ्रंट पे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आंकड़ों में दिखेगी वो ये है कि इन्होंने अपने
फॉरेक्स के एक्सपोजर को जिस टाइप से हेज किया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ इनकी कितनी दिखती है, बिकॉज उससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि अगले क्वार्टर में आप इसकी क्या उम्मीद लगा सकते हैं। और जो चेंजेस आए हैं उसका असर भी अगले क्वार्टर में ही दिखेगा। इस क्वार्टर में मेरे ख्याल से इतना कोई खास नंबर्स पे कोई प्रेशर या फेवरेबल इंप्रूवमेंट नहीं दिख पाएगा, बट नंबर्स विल डेफिनेटली बी सॉफ्ट। और मैं समझता हूँ मार्केट इस बार इसको वॉलिटिलिटी से नहीं ट्रीट करेगा, थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा। जिस टाइप का उछाल हमने पिछले 3 क्वार्टर में देखा है, उछाल या गिरावट, वैसी नहीं मैं उम्मीद कर रहा हूँ, थोड़ा सबड्यूड ही जरूर रहेगा। प्रकाश, मेटल शेयरों पर किस तरह का नजरिया अपनाना चाहिए? पिछले कई हफ्तों से ये शेयर पिट रहे थे और आज जिस तरह से बेन बर्नानके के बयान के बाद कमोडिटीज़ में दुनिया भर में तेजी देखने को मिली, ये शेयर भी आज उछले हैं। क्या लगता है, ये सिर्फ एक बाउंस बैक है या फिर यहाँ से कुछ रिलीफ रैली और भी आगे देखने को मिल सकती है? इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेटल्स जो एज अ सेक्टर देखे, अगर एज अ कमोडिटी, इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल प्ले। इसमें डोमेस्टिक कोई फैक्टर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं इसको कर पाते। और उस लिहाज से हमने देखा जैसे जैसे क्रूड में तेज़ी बढ़ती हुई दिखी, एक सारे क्रूड कमोडिटी बास्केट में जो इंटरेस्ट था कॉपर में पहले शुरू हुआ था, अब वो एल्यूमिनियम और स्टील को लेके भी इसमें जो बाउंस आया है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा टर्न अराउंड का माहौल बन रहा है। क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में थे सारी मेटल स्टॉक्स, खास करके आप टाटा स्टील देखें, हिंडाल्को देखें, तो यहाँ से अगर कोई लेता भी है तो कोई रिस्क इसमें दिखता नहीं है। इसलिए वैल्यू बाइंग जोन में आने की वजह से थोड़ी बाइंग इसमें कंटिन्यूड रहेगी, क्योंकि ऊंचे लेवल्स पे जब इंडेक्स आपका ऑलरेडी 6000 के आसपास हो तब और चीज़ें क्या लेंगे, तो आप जो अंडर वैल्यूड ओवरसोल्ड चीज़ें हैं उन्हीं को लेंगे। उस लिहाज से मेटल्स में अभी भी थोड़ी बाइंग आने की उम्मीद रख रहा हूँ मैं, और हो सकता है कि यहाँ से करीब 10 से 15% की जो बढ़त है वो और देखने को मिल सके। इसके अलावा प्रकाश, हमने देखा था इंडसइंड बैंक के नतीजे आए और आज काफ़ी बड़े अपग्रेड्स देखने को मिले। आपको क्या लगता है, यहाँ से एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी जा चुकी है, उसके बाद भी यहाँ से जिस तरह के अब लेवल्स आ रहे हैं, यूबीएस तो 630 रुपये तक के लेवल्स दे रहा है, क्या ये परफॉर्मेंस जारी रहेगी? और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग थोड़ा सा ओवर हीटेड जोन में आना शुरू हो गया है। नो डाउट इंडसइंड के नंबर्स बिल्कुल बढ़िया हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इस टाइप का ग्रोथ कायम रखना आगे चल के मुश्किल होते जाता है। उस हिसाब से जो पीईजी बोलते हैं, जो प्राइस अर्निंग ग्रोथ होता है, उस रेशो को अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से थोड़ा स्ट्रेच जरूर हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में मैं चाहूँगा अगर आप देखें तो कोटक बैंक अभी भी वैल्यूएशन के तौर पे थोड़ा सा रीजनेबल लगता है मुझे, खास करके जो उसका बेस है उस पर ग्रोथ अगर वो कायम कर सके तो बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखेगा इनकी रेटिंग में। और जो छोटे बैंक्स हैं जो बढ़ गए, जैसे आईएनजी है, इंडसइंड है, डीसीबी है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थकान आने का जरूर पॉसिबल रहेगा। तो आई डोंट थिंक इनमें पढ़ना चाहिए, लेकिन यस, प्राइवेट सेक्टर बैंक ओवरऑल विल डू मच बेटर देन पीएसयू बैंक्स। चलिए, कोटक बैंक के भी नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं, देखना होगा वहाँ किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक स्टॉक है जिस पर आप बेट कर सकते हैं। प्रकाश, हमने देखा है मैंगलोर केमिकल्स, ये एक ऐसा स्टॉक है जो अपर सर्किट टू अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट चलने के लिए जाना जाता है। और इस बार यहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि जुआरी केमिकल्स ने पहले 10% हिस्सेदारी खरीदी थी और कल ब्लॉक डील के जरिए 3.5% हिस्सेदारी और बढ़ा लिए। टेक ओवर कैंडिडेट हो गया है मैंगलोर केमिकल्स। कैसे ट्रेड करना चाहिए स्टॉक को? क्या लगता है, यहाँ से और रैली ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है या स्टॉक को अवॉइड करेंगे आप? हेमंत, इसमें ऐसा है, जब तक दोनों प्लेयर्स बहुत उत्सुक है स्टेक बढ़ाने के लिए, तब तक तो स्टॉक को और स्टॉक शेयर होल्डर्स को फायदा मैंगलोर के रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कभी भी कोई पीछे हट जाता है तो उस स्टेज पे स्टॉक अच्छा खासा वापस करेक्ट भी हो सकता है। तो इट कैन बी अ वेरी शार्प पुल बैक फ्रॉम अ वेरी शार्प राइज। तो मैं समझता हूँ अभी तो राइज वाले स्टेज में है, आपको शायद 1-2 सर्किट और देखने को मिले। फेयर वैल्यू इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें तो 77-78 तक स्ट्रेच हो सकती है। तो वहाँ तक हो सकता है कि आदमी सेफली एक लॉन्ग पोजीशन बना सकता है, लॉन्ग जा सकता है। लेकिन उसके बाद करेक्शन आने की काफ़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि फिर उसके बाद ही प्राइस के लिहाज से टेक ओवर वालों जो टेक ओवर करने की चेष्टा कर रही है कंपनी, उसके लिए महंगा साबित हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इट विल बी अ शॉर्ट टर्म रिस्की ट्रेड, बट डेफिनेटली पैसा बनने की उम्मीद है इसमें। चलिए, रिस्की है, 78 तक का लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये राय निकल कर आ रही है प्रकाश दीवान की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें दूसरे बाजार के जानकार बाजार पर क्या व्यू रखते हैं इतनी अच्छी रैली के बाद। आज मेरे ख्याल में भारतीय बाजार बहुत वल्नरेबल, बहुत फ्रैजाइल रहेगी इस साल की अंत में, क्योंकि
फूड सिक्योरिटी बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, मैंने ऑर्डिनेंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैबिनेट एंड इट इज़ नाउ द लॉ। इसके वजह से हमारे भारतीय जो फिस्कल पोजीशन है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगी बाय अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, और इसके वजह से बहुत असर पड़ेगी ट्विन डेफिसिट्स पे। दो डेफिसिट्स हैं हमारे, एक फिस्कल डेफिसिट वो दैट द 4.8% टारगेट जो है वो अचीव करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द मार्केट्स, बट आई नो दैट अगर आप सॉलिड कंपनीज लेके रखोगे जिसमें आपको थोड़ी भी कुछ अंडरलाइंग बिजनेस की समझ है, तो आई एम श्योर, क्योंकि इंडिया में अभी भी अगर आप वर्स्ट केस कैंप में भी हो, यू आर हैविंग 5% ग्रोथ। वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ द रूपी बाय एंड लार्ज, एंड ऑब्वियसली नाउ जो ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, एंड गवर्नमेंट हैज टू गेट हिज एक्ट टुगेदर ऑन सेवरल इश्यूज। You know, we talked about FDI, then we said no FDI. We talked about retail, there is enough confusion on it. We are not clear. We don't make business easy. If we start making business easy, as Raghuram Rajan has been saying, I think life will be better here. स्वागत है आपका स्टॉक टॉक में। वक्त हो गया अब ये जानने का कि टेक्निकल चार्ट पर बाजार किस तरह से लग रहा है और कौन से नए लेवल्स बाजार अब छू सकता है। हम अपने एक्सपर्ट से जानते हैं और आपके सामने पेश करते हैं हर रोज़ 3 राय। इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सराव की, इनका मानना है कि यहाँ से तेज़ी की पोजीशंस बनाई जानी चाहिए। लॉन्ग पोजीशंस बनाइए। कल निफ्टी में 5990 तक का लेवल उनको आता हुआ दिखता है, यानी मौजूदा स्तरों से 55 पॉइंट की और तेज़ी देखी जा सकती है निफ्टी में कल। सौमिल मेहता ये सबसे ज़्यादा बुलिश हैं और इनको लगता है कि यहाँ पर कल 6050 तक के लेवल्स, यानी जितनी तेजी आज हुई है 100 पॉइंट की सेंचुरी कल फिर से मारता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी। ये राय निकल कर आ रही है। इसके अलावा नितिन मुरारका ये भी बुलिश हैं और इनको लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए और इन्होंने लक्ष्य दिया है 6000 का, लेकिन 5910 का एक स्टॉप लॉस भी आपको फॉलो करना चाहिए। इनको लगता है करीब 65 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में कल के सत्र में देखने को मिल सकती है। चलिए वक्त हो गया प्रकाश दीवान जी से जानने का कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न कमाने को मिल सकते हैं। प्रकाश बताइए, अपना पहला फेवरेट स्टॉक कौन सा होगा जो निवेशकों को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? हेमंत, जो पहला स्टॉक मैंने चुना है माहौल को देखते हुए, वो है महिंद्रा हॉलिडे रिसॉर्ट्स। बहुत ही यूनिक कंपनी है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। इसके कैश फ्लोज अगर आप देखें बहुत स्ट्रांग रहे हैं और इन्होंने रिसेंटली एक जो नई स्कीम लॉन्च की है जो सिर्फ 10 साल के लिए एज़ कम्पेयर टू 33 इयर्स एंड 25 इयर्स जो पहले करते थे, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस इनको मिला है। इसमें कैश फ्लो इससे इम्प्रूव हुए हैं, सीनियर सिटीजन्स ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। इससे इनका जो मेंबर टू रूम रेशो है, जो बहुत एक क्रिटिकल पैरामीटर रहता है हॉलीडे शेयर्स की कंपनीज में, उसमें टाइम शेयर कंपनीज में उसमें 60 to 61:1 का रेशो माना जाता है। तो यानी हर 60 मेंबर पे एक रूम है, जो विच इज़ क्वाइट डिसेंट। मैं समझता हूँ कंपनी की वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो काफ़ी घट गया है इसका प्राइस। और अब जो डोमेस्टिक ट्रैवल वापस से जो पिकअप होने की उम्मीद है, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल महंगा होता जा रहा है, मैं समझता हूँ इनको अच्छी खासी इसमें बढ़त मिलेगी और प्रॉपर्टी के प्राइजेस भी सॉफ्ट होने की वजह से नए रिसोर्ट्स अच्छी तरह ये लोग अक्वायर कर पाएंगे। सो इट्स ए गुड लॉन्ग टर्म बेट। और फिलहाल जो लेवल पे उससे भी लेके 320-325 का भी अगर आप टारगेट लें तो एक अच्छी अपसाइड इसमें 6 से 9 महीने में मिलती है। 9 महीने में 325 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। महिंद्रा हॉलीडेज ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर आपको बेट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा कौन सा ऐसा दूसरा स्टॉक है जो आपको पसंद है प्रकाश? दूसरा मैंने निफ्टी में से ढूंढा है, वो भी थोड़ा डिफेंसिव नेचर का है, वो है लुपिन। हमने ऑलरेडी देखा है जिस तरह सन फार्मा ने जो बढ़त पाई है और जो अभी भी इस मोमेंटम में है, उसी रफ्तार से मैं समझता हूँ एक पैटर्न लुपिन में भी दिखेगा, क्योंकि फंडामेंटल इसके भी बहुत अच्छे फेवरेबली स्टैकअप हो रहे हैं। खास करके जापानीज़ मार्केट में जो लुपिन की ग्रोथ है, खास करके ऑनलाइन सेल्स में जेनेरिक्स के लिए इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है, उससे सारी इसकी जो प्रोफाइल है, जो ग्रोथ प्रोफाइल सारी चेंज हो जाएगी। करीब पिछले 5 साल में इन्होंने 25% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है एबिटा लेवल पे, और वो जारी अगर रहा तो आप समझ सकते हैं फॉरेक्स के इन्फ्लो के साथ इसका क्या बढ़िया
वैल्यूएशन हो सकता है। तो इमीडिएट बेसिस पे भी अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ 950 930 का जोन जो है इसके लिए काफ़ी ईजी है हासिल करना, और इवन लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें तो बहुत ही उम्दा रिटर्न्स दे पाएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक। चलिए, ल्यूपिन एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, यहाँ पर खरीद कर अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो ल्यूपिन और महिंद्रा हॉलीडेज, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको आपको खरीद कर रखना चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और आपको बताएंगे आपके सवालों के जवाब। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने। स्टॉक टॉक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे खास मेहमान अल्टामाउंट कैपिटल्स के प्रकाश दीवान हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। काफ़ी सारे दर्शक हैं जो अपना सवाल जानना चाहते हैं। योगेश जी, नमस्कार, बताइए कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? शायद योगेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। जैन इरिगेशन के 100 शेयर हैं इनके पास, 180 के भाव पर इन्होंने खरीदे थे, काफ़ी ऊपर के भाव पर प्रकाश इन्होंने ये शेयर खरीद रखे हैं और अब जानना चाहते हैं कि ये क्या करें। ट्रेडिंग में फंस गए हैं। आज कुछ अच्छी खबरें थी जिसकी वजह से स्टॉक में 3.5% तक की बढ़त देखने को मिली। क्या सलाह देंगे इन्हें? हेमंत, अब ये कितने समय के लिए वेट कर सकते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर जरूर इनको काफ़ी लंबे समय के लिए वेट करना पड़ेगा। स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन इनकी जो एक्विजिशन प्राइस है, परचेज प्राइस, वो बहुत ही ऊंचे लेवल की है। तो मैं चाहूँगा कि इस स्टॉक को अगर ये हिम्मत करके थोड़ा एवरेज कर ले करंट लेवल्स पे भी। ऑफ कोर्स आज का जो मूव हमने देखा दैट वाज न्यूज़ ड्रिवन, उसमें जो विंड पावर का इनका बेचने का जो ऐलान है उसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल था, लेकिन अदरवाइज भी स्टॉक धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते अगर जाता है तो इनका जो एवरेज प्राइस है आज अगर लेते हैं तो करीब 75-80 रुपए के करीब होगा, एंड दैट शुड बी ईजी टू क्रॉस ओवर। तो एवरेज करने की अगर हिम्मत करें तो मेरे हिसाब से जल्दी इसका निवारण निकलेगा। एवरेज करें, कॉस्ट को कम करें और जब रैली हो तो वहां से निकलने की कोशिश करें, ये राय दे रहे हैं प्रकाश आपको। अल्पेश जी ने भी फोन किया है। अल्पेश जी नमस्कार, बताइए आप कहां से फोन कर रहे हैं? बोल रहा हूँ सर जी, आपका कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट? हेलो हेलो जी अल्पेश जी बताइए। मेरे पास एमएन इंडिया के 2000 शेयर है हाँ जी, और 40 रुपए के भाव पे। ओके। काफी टाइम हो गया, मैं होल्ड करूं या अभी निकल जाऊं? और आपका नजरिया कितने समय का है? मेरा नजरिया तो 100 रुपया करने का है सर। आपका नजरिया तो 100 रुपया 100। अच्छा, आप 100 रुपए का भाव देखना चाहते हैं गैमन इंडिया पर, और यही सोच के आपने 40 रुपए पे इसमें एंट्री भी की थी। फंस गए हैं ये भी, इनका भाव से आधा हो गया है ये स्टॉक, क्या करना चाहिए यहाँ पर? हेमंत, अगेन ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र की कंपनियां हैं इसमें अभी भी हमने देखा है कोई इस टाइप का मूव। ऑफ कोर्स गैमन में एक रियल एस्टेट का जो इनका प्रॉपर्टी है उसको बेचने से कुछ डेट कम करने की ये जो कोशिश करें उससे थोड़ा सा मोमेंटम जरूर था, लेकिन अदरवाइज ये सारी जो ईपीसी कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, इसमें अभी भी इस टाइप का कोई माहौल बहुत पॉजिटिव बना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें वेट करने की जगह अगर ये कोई और स्टॉक ले लेते हैं तो उसमें तेज रफ्तार इनको मिलेगी बढ़त की, और इनका जो लॉस है उसको कहीं ना कहीं रिकवर कर सकेंगे। बट गैमन को 40 से 100 होने में तो काफ़ी समय लग सकता है, और वो उसके लिए वेट करना बहुत एडवाइजेबल नहीं रहेगा। चलिए यहाँ से स्विच करें, निकल जाएं। कौन से स्टॉक में स्विच करें यहाँ से, अगर ये सलाह दें तो? महिंद्रा हॉलीडे रिसोर्ट्स जो मैंने पहले बात की थी उसमें भी अगर करें तो भी कोई हर्ज नहीं, अच्छी खासी अपसाइड है और डाउनसाइड भी लिमिटेड रहेगी वहाँ पे। चलिए, महिंद्रा हॉलीडेज में आपको स्विच करने की राय प्रकाश दे रहे हैं। सीएन शाह जी ने भी हमें फोन किया है। शाह साहब नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मैं हीरो मोटर्स में जी ये भाव पे एंटर करना चाहता हूँ। 6 महीने में मेरा एक्सपेक्टेशन है 15% राइज। ओके, आपका व्यू बताएंगे इसके बारे में? प्रकाश, 6 महीने में क्या 15% तक का रिटर्न दे सकता है हीरो मोटो कॉर्प का शेयर? क्या राय है आपकी? बिल्कुल दे सकता है, मुमकिन है, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी के साथ अगर आप देखें तो ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव रहता है उसको अगर आप उसको सह सकें तो डेफिनेटली इसमें 6-8 महीने में आपको 10-15% का अपसाइड जरूर है। कि उसके कारण है कंपनी का जो सारा जो हीरो के अलग होने के बाद जो एफर्ट था इंडिपेंडेंट होने का,
खास करके R&D लेवल पे, उसका असर अब उनको दिख रहा है। तो कुछ नए लॉन्चेस अगर ये कर पाएँ तो अच्छी खासी बढ़त हासिल कर सकते हैं। ओवरऑल माहौल टू व्हीलर्स का और ऑटोमोबाइल्स का वीक जरूर है हिंदुस्तान के मार्केट में, लेकिन मैं समझता हूँ इस दिवाली तक, सितंबर के महीने के बाद एक वापस पॉजिटिव अपटिक आ सकेगा, कंजम्पशन वापस एक पैटर्न पॉजिटिव में आएगा, तो तब इस टाइप के सारे स्टॉक्स अच्छी खासी बढ़त दे सकते हैं। तो नीचे के लेवल पे भी एक्यूमुलेट करिए, पहले दिन मत ले लीजिए, जितना आपको स्टॉक लेना है उसको डिवाइड करिए 3-4 हिस्सों में और उस हिसाब से एक्यूमुलेशन करिए, पर जरूर मिल सकता है आपको अपना टारगेट 15%। चलिए, स्टैगर्ड वे में इसमें खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। रवि जी ने भी एक SMS भेजा है मुंबई से ही, और वो जानना चाहते हैं कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में क्या करना चाहिए। 81 रुपीज़ के भाव पर उन्होंने इस स्टॉक में एंट्री की थी, अपने भाव से 10 रुपये नीचे है। आज शानदार रैली इसमें देखने को मिली, करीब 12% ऊपर जाकर बंद हुआ है ये स्टॉक। प्रकाश, दिन के हाईस पर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में क्या राय देंगे? इनको बने रहने की राय देंगे या फिर यहाँ पर निकल जाएं? नहीं, मेरे हिसाब से हेमंत जी इसमें बने रहना चाहिए। स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में है और जिस हिसाब से इनकी इंक्वायरीज़ की बात है, NRI सेगमेंट में से काफ़ी अच्छी खासी इनको इंक्वायरीज आना शुरू हुई हैं, खास करके रुपये की वीकनेस को लेके, और ये सीज़न है जब कन्वर्जन्स भी अच्छे खासे हो सकते हैं। तो आई थिंक इस 10 रुपये के लिए इनको थोड़ी सी वेट और करनी पड़ेगी, अपना प्राइस आ जाए और हो सकता है उसके बाद प्रॉफिट में भी आ जाए, तो थोड़ा वेट करके इसमें मुनाफा कमा के पूरा ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा, रादर देन बुकिंग अ लॉस एट दिस स्टेज। होल्ड करिए यहाँ पर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन वक्त हो गया है विदा लेने का। प्रकाश, आपसे जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए? आज के जो स्टॉक्स थे डिस्कशन में, उनमें पर्सनली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ क्लाइंट्स को डेफिनेटली रेकमेंड करते आए हम लोग, उस लिहाज से डिस्क्लोज करना चाहूँगा। धन्यवाद प्रकाश, आपका समय निकालकर CNBC आवाज़ पर आने के लिए और हमारे और दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। स्टॉक टॉक देखने के लिए धन्यवाद।